वैंसी अपने सामने खड़ी औरत को पूरी तरह अविश्वास से देखता रहा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और वो हकला रहा था। उसे ये धोखा समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार वो पूछने में कामयाब हुआ कि क्या वो सच में प्रोफेसर सैंडी है। एक डरावनी मुस्कान और चमकती बैंगनी आंख के साथ सीधी खड़ी उसकी चुप्पी ने उसके सबसे बुरे बार की पुष्टि कर दी। अचानक वैंसी के पीछे धूल में से बड़े बड़े भारी भरकम लोग बाहर निकले। इन राक्षसी आदमियों के शरीर में नीले क्रिस्टल लगे हुए थे और वे सैंडी को पागलपन भरी भक्ति से देख रहे थे। एक ने बताया कि उसने आदेश के अनुसार माना दीवार को नष्ट कर दिया है। इस बीच दूसरे अजीब तरह से उससे विनती कर रहे थे कि वो उन्हें सजा दे, उन्हें मारे और उन पर पैर रखे। उसे अपनी रानी कह रहे थे। वैंसी ने उस राक्षसी समूह को उलझन में देखा और पूछा कि वे कौन हैं। सैंडी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे नीचे देखा। उसने बताया कि ये वांटेड अपराधी हैं। वो चुपके से ठीक इसी दिन के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। वैंसी को एक भयानक एहसास हुआ। उसे वे सारे समय याद आए जब वो इन्वेस्टिगेशन से गायब रहती थी, कैसे वो हमेशा नशे में रहती थी और उसकी रिपोर्ट्स में गायब जानकारी। उसे हैरानी से एहसास हुआ कि उसका नाकाम होने का नाटक सिर्फ एक झूठ था ताकि वो इस प्राइवेट आर्मी को भर्ती करने की बात छिपा सके। अपराधी उत्साह से शर्मा गए और अपने अगले आदेश के लिए पूछा। सैंडी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना हथियार आगे किया और उन्हें फैलने और हमला करने का आदेश दिया। क्रिस्टल लगे अपराधियों ने बात मानी और उसने जो कहा उसे करने के लिए इंसानी गति से सभी दिशाओं में कूद गए। वैंसी और उसके पीछे की टीचर अचानक हुई इस हरकत से हैरान रह गए। जैसे ही स्थिति की सच्चाई समझ में आई, वैंसी का चेहरा पूरी तरह से घबराहट में बदल गया। धमाके के बाद वैंसी मॉर किसी तरह धमाके से बचे छात्रों को बचाने के लिए एक नीला बैरियर बनाने में कामयाब रहा। हालांकि नुकसान भयानक था। जमीन हमले में फंसे छात्रों की लाशों से ढकी हुई थी। उनका खून पत्थर के फर्श पर फैल गया था। बैरियर को संभालने की कोशिश करते हुए एक हताश वैंसी ने सैंडी पर चिल्लाते हुए पूछा कि वो ऐसा भयानक काम क्यों कर रही है। सैंडी धूल और मलबे में खड़ी थी और बस मुस्कुरा रही थी। उसने एक तारीफ के साथ उसका मजाक उड़ाया, कहा कि वो सच में किसी वजह से ही एकेडमी का प्रोफेसर है क्योंकि वो धमाके में बच गया। वैंसी ने उसे घूरते हुए पूछा कि क्या वो हमेशा से पागल थी या हाल ही में पागल हुई है। तभी उसे एक ख्याल आता है। वो पूछता है कि क्या उसके काम 47 की घटना की वजह से है, वो ऐतिहासिक घटना जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। सैंडी ये जानकर सच में हैरान हो जाती है कि उसे उसके परिवार का इतिहास पता है। वो उस बूढ़े आदमी की उसके कमाल के ज्ञान के लिए तारीफ करती है और पूछती है कि क्या वैंसी को लगता है कि वो ये सब अपने परिवार का बदला लेने के लिए कर रही है। वैंसी चिल्लाकर जवाब देता है, उस घटना को नज़रअंदाज करते हुए। वो कहता है कि 47 की घटना शक्ति के नशे में अंधे मूर्खों द्वारा किया गया एक विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं था। सैंडी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो जवाब देती है कि उसे यकीन है कि वो इसे इसी तरह देखता है। हालांकि अपने किए हुए नुकसान के ऊपर खड़े होकर वो उसे बताती है कि वो सच से बहुत दूर है। वो 35 साल पहले की कहानी बताना शुरू करती है, साम्राज्य के एक होने के कुछ समय बाद। वो बताती है कि 47 परिवारों के मुखियाओं ने महल पर हमला किया जिसमें अनगिनत लोग मारे गए, जिसे 47 परिवारों की घटना के नाम से जाना गया। विद्रोह का अंत विद्रोहियों के लिए एक नरसंहार में हुआ। 46 नेताओं को वहीं मार दिया गया। सैंडी बताती है कि सिर्फ एक बचा था, उस दुखी परिवार का मुखिया, उसके दादाजी। उन्हें गिरफ्तार करके नोवेल वेग नाम की जेल में डाल दिया गया। सैंडी एक उंगली उठाकर समझाती है कि विद्रोह का ऊपरी कारण सिंहासन पर कब्जा करना था, लेकिन उनका असली मकसद अलग था। वैंसी ध्यान से सुनता है जैसे जैसे वो आगे बताती है। वो बताती है कि शाही परिवार को डर था कि दूसरे परिवार भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने सच को जनता से छिपा दिया। फिर सैंडी बेहोश और खून बह रहे हेडमास्टर विंस्टन के बाल पकड़कर उसका सिर जोर से ऊपर उठाती है। एक डरावनी नज़र से वो ऐलान करती है कि असली मकसद एक ऐसा दौर वापस लाना था जहां सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहें, यानी युद्धरत राज्यों के दौर की वापसी। वैंसी उसे हैरानी से देखता है, युद्धरत राज्यों के दौर शब्द दोहराते हुए। सैंडी समझाती है कि एकीकरण के बाद शांति के दौरान ताकत अब न्याय और शक्ति का मुख्य नियम नहीं रही। वो नफरत से समझाती है कि समाज इस विचार को स्वीकार करता है कि कमजोर लोग भी ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं और अगर वे कड़ी मेहनत करें तो ताकतवरों को हरा सकते हैं। एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक छोटा विद्वान एक शक्तिशाली योद्धा से ऊंचा खड़ा है। सैंडी की आवाज़ तेज हो जाती है जब वो कहती है कि 47 परिवार इस नई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए। वो एक डरावनी तस्वीर बताती है जहां शांति इंसानों को जानवरों में बदल देती है। जो लोग अपनी ताकत खो देते हैं वे उपयोग होने का निशाना बन जाते हैं। इंसानी चमड़ी पहने कचरे की तरह बर्ताव किया जाता है। वैंसी उसकी उल्टी सीधी बातों को नहीं समझ पाता, उसे पागल कहता है। वो पूछता है कि क्या उसने सच में विंस्टन को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो ऐसी पागलपन वाली बातों पर विश्वास करती है।
वो उसे याद दिलाता है कि 47 की घटना के दौरान विंस्टन ने उसकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाया था, उन्हें सिर्फ उनसे जुड़ा होने की वजह से सजा मिलने से बचाया था। वो चिल्लाता है कि विंस्टन ने तो उसे स्पॉन्सर भी किया था ताकि वो प्रोफेसर बन सके। वो पूछता है कि वो लड़की पर दिखाए गए एहसान का बदला कैसे चुका सकती है। परिवार के साथ ऐसा धोखा। सैंडी चुपचाप विंस्टन का सिर पकड़े खड़ी है, जबकि वेंसी उस पर चिल्लाता है। फिर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। दांत पीसते हुए वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। उसकी आंखें बैंगनी गुस्से से चमक रही थीं। वो चिल्लाती है कि ये कमीना ही वो था जिसने उसके दादाजी को गिरफ्तार किया था। वो बताती है कि विंस्टन को मन्ना कंजशन इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसके दादाजी से लड़ते समय घायल हो गया था। लापरवाही से फेंकते हुए वो विंस्टन के बेजान खून बहते शरीर को जमीन पर फेंक देती है। वो ठंडेपन से कहती है कि उसके निजी बदले के अलावा वो स्कूल का चेहरा है, इसलिए उसे मरना ही होगा। पूरी नफरत भरी नज़र से सैंडी वेंसी की पहले कही बातें उसे वापस सुनाती है। वो उसके इस दावे का मजाक उड़ाती है कि अकेडमी एक ऐसी जगह है जो मार्शल आर्ट्स के शिखर की पूजा करती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भर जाता है और वो साफ साफ कहती है कि उसका बयान पूरी तरह बकवास है। कोलोसियो अकेडमी के सुनहरे प्रतीक को घूरते हुए वो अपनी सच्ची भावनाएं उगल देती है। वो इसे एक घटिया जगह कहती है जो बस मार्शल आर्ट्स को छिपाती है। वो बताती है कि स्कूल सिर्फ सरकारी नौकरियों और सफलता के वादों से सच्चे योद्धाओं को काबू में करने के लिए है, उन्हें सिस्टम के लिए आज्ञाकारी औजारों में बदल देता है। जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगती है, वो घोषणा करती है कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है। वो अपने क्रूर विश्वास को बताती है कि ताकतवर ही शक्ति के एकमात्र प्रतीक होने चाहिए, जबकि बाकी सभी को खत्म कर देना चाहिए। वो कसम खाती है कि वो खुशी खुशी खुद वो आपदा बन जाएगी। अपनी चाबुक को कसकर पकड़कर वो उन्हें चेतावनी देती है कि वे अपनी किस्मत के बारे में शिकायत करने की हिम्मत न करें। वो वादा करती है कि वो उन्हें इस नई हिंसक सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगी। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ सैंडी अपनी पूरी शक्ति अनलीश करती है। बैंगनी ऊर्जा के तूफान और अपने क्रिस्टन मिनियन से घिरी हुई वो चिल्लाती है कि वो एक प्राकृतिक आपदा बन जाएगी। लेकिन उसके रैम्पेज को तुरंत रोक दिया जाता है। लाल रोशनी की एक विशाल चकाचौंध करने वाली किरण युद्ध के मैदान से नीचे आती है। हमला अविश्वसनीय ताकत से जमीन पर लगता है, जिससे लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है जो पत्थर के फर्श को तोड़ देता है और मलबा हर जगह उड़ने लगता है। सैंडी जम जाती है। अचानक विनाश को देखकर उसका चेहरा तुरंत घमंड से पूरी तरह सदमे में बदल जाता है। धूल और लाल ऊर्जा के बादल से एक नया व्यक्ति उभरता है। क्रिस्टल लगे अपराधी घबरा जाते हैं। अचानक दिखाई देने वाली मदद को देखकर डर के मारे नीचे देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये शक्तिशाली लड़ाके कहाँ से आए। अपने डर के बावजूद वे फिर से इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। चिल्लाते हुए कहते हैं कि उनकी संख्या ज्यादा है और एक अकेला तलवारबाज उन सभी से नहीं लड़ सकता। दो राक्षस हवा से ओसिरिस पर हमला करते हैं, उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, उन्हें शक्तिशाली एनर्जी बीम और तीरों से हवा में ही उड़ा दिया जाता है। इनमें से एक के सिर पर सीधा वार होता है। दूर से देखते हुए हमलावर खुद को दिखाते हैं। ये सर्वेंटे है, अज्यूर स्पीयरमैन परिवार का मुखिया और रोड्रिक मिस्टिकल आर्चर परिवार का मुखिया। सर्वेंटे मुस्कुराते हुए देखता है कि बास्करविल परिवार का युवा स्वामी ओसिरिस अपनी उम्र में इतनी ऊंची स्किल तक पहुंच गया है। एक जूनियर से पीछे न रहने की इच्छा और एकेडमी में अपने बच्चों की रक्षा करने की प्रेरणा से दोनों मुखिया अपने हथियारों को पावर देते हैं। रोड्रिक सहमत होता है कि वे युवा पीढ़ी को अभी उन्हें हराने नहीं दे सकते और वे लड़ाई में शामिल होने की तैयारी करते हैं। अपने दोनों तरफ से सुरक्षित होने के बाद ओसिरिस अपने भाइयों बास्करविल ट्रिपलेट्स की ओर मुड़ता है। वो उन्हें पोमरेनियन को लेकर तुरंत सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश देता है। ट्रिपलेट सहमति में चिल्लाते हैं और बच्चे को सुरक्षा के लिए ले जाते हुए भाग जाते हैं। अब बिना किसी रोक टोक के लड़ने के लिए आज़ाद होकर ओसिरिस बचे हुए दुश्मनों की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में मारने का इरादा चमकता है जब वो घोषणा करता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार डालेगा। वो अपनी मैना को अपनी तलवार में केंद्रित करता है और विनाशकारी बास्करविल 6 तकनीक का इस्तेमाल करता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, दुश्मन की कतारों में एक विशाल तारे के आकार का पैटर्न बनाता है। क्रिस्टल राक्षस तुरंत टुकड़ों में कट जाते हैं, हमले की गति और सटीकता पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। वेंसी मॉर्ग अपनी विफलता बताने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे बताता है कि वो सिर्फ अकादमी के कर्मचारियों से नहीं लड़ रही है, बल्कि साम्राज्य के सभी शक्तिशाली परिवारों की एकजुट शक्ति से लड़ रही है। वो पूछता है कि क्या उसे अभी भी बेसिक सच्चाई समझ नहीं आई कि दूसरों से छीनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ताकत हमेशा बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ताकत से कमज़ोर होती है। सैंडी वेंसी के सामने हंसती है,
उसे बचाने की ताकत पर उसका लेक्चर बहुत मजेदार लगता है। एक अजीब से मुड़े हुए एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी उंगली चाटती है और एक डरावना काउंटर आर्ग्यूमेंट देती है। वो तर्क देती है कि उसे बस उन चीज़ों से छुटकारा पाना है जिसे वो बचाना चाहता है, जिससे उसकी ताकत बेकार हो जाएगी। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वो उससे पूछती है कि क्या वो सही नहीं है। उसका क्रूर विश्वास तुरंत पास ही में दिखाया जाता है। मलबे में एक बच्चा गिरने पर बेकाबू होकर रो रहा है, अपनी माँ के शरीर पर उसके लिए चिल्ला रही थी। इस दुखद सीन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मॉन्स्टर खड़ा था। वो जानवर उस लाचार जोड़ी को नीचे देखता है, ये देखते हुए कि माँ टेक्निकली अभी भी जिंदा है, और डरी हुई लड़की से पूछता है कि अब वो क्या करने वाली है। मॉन्स्टर का चेहरा एक गंदी खुश मुस्कान में बदल जाता है, क्योंकि वो काम खत्म करने की तैयारी करता है। वो घोषणा करता है कि उसकी रानी सैडी ने सभी कमजोरों को मारने का एक आसान आदेश दिया है। बच्चा जोर से कांपने लगता है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं और वो मना करते हुए हकलाती है। डर से लकवाग्रस्त और पक्की मौत का सामना करते हुए वो एक आखिरी डरावनी चीख निकालती है जब मॉन्स्टर हमला करने की तैयारी करता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।